डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं विज्ञान कक्षा 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है। ये पार्ट 1 है जो कि आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। देखें, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। देखें, जब रदरफोर्ड फ्लॉप हो गए, वे अपनी उस परमाणु में उनकी स्टेबिलिटी के बारे में जब असफल हो गए, स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, तो बोर मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें वैज्ञानिक नील बोर ने बताया था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। तो बोर के अनुसार एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अलग अलग चक्कर लगाते हैं, राउंडिंग करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस निश्चित अस्थायी कक्षाओं में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और आगे बोर ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है और ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो चक्कर लगाते हैं तो उनकी एक नियत एनर्जी होती है और एनर्जी लॉस नहीं करते, एनर्जी का विकिरण नहीं होता है। और आगे उन्होंने बताया कि प्रत्येक अस्थायी कक्षक की एक अपनी ऊर्जा स्तर होती है, एनर्जी लेवल होती है, जिसको क्रमशः के, एल, एम, एन से दर्शाते हैं। पहले वाले को के, इसके बाद एल, इसके बाद एम और इसको एन, या इन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इस तरह से दिखाते चले जाते हैं। तो प्रत्येक जो स्टेबल ऑर्बिटल हैं, स्थायी कक्षक हैं, उनकी एक निश्चित एनर्जी लेवल होती है, ऊर्जा स्तर होती है, के, एल, एम, एन के क्रम में होता है। और बोरबरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षक में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसके अनुसार पहले में 2, ठीक है, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरह से क्रमशः बढ़ते जाते हैं। तो इस 2n² में जब पहले सेल में, पहले कोष में 1 का मान रखेंगे, 2 आएगा, दूसरे में 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरे में 3 त्रिका 9 दूनी 18, इस क्रम में ये इंक्रीज करते जाते हैं। देखें, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है, कोशिका सिद्धांत क्या है, इसे कौन से वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया और कोशिका की खोज किसने किया। देखिए, कोशिका सिद्धांत क्या है, जो हमारी शरीर होती है तमाम छोटी छोटी सेल से मिलकर के बनी होती हैं और इन कोशिकाओं की अपनी एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जहाँ संपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि जो कोशिका है जीवन की एक मूलभूत इकाई होती है। यही कोशिका का प्रमुख सिद्धांत है और कोशिका के सिद्धांत को वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने दिया था तथा कोशिका की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, न्यूटन के गति विषयक संबंधी तृतीय नियम लिखें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूटन के गति विषयक संबंधी जो तीसरा रूल उन्होंने दिया था, इनके अनुसार यदि कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का रूल भी कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति नाव से जब नदी के तट पर कूदता है तो अपने पैरों से नाव पर जितना धक्का पीछे की तरफ मारता है, उतने ही बल से नाव भी उस व्यक्ति को आगे की तरफ ढकेलती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का रूल है और न्यूटन के गति विषयक संबंधित थर्ड नियम भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, काफी इंपॉर्टेंट है। गति के जो तीसरा समीकरण है v² बराबर u² धन 2s, इसका निगमन करना है, इसकी व्युत्पत्ति करना है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो हमें प्रूफ ये करना है v² बराबर u² धन 2s। तो माना कि कोई भी गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग तो हमें u मानना है और t समय के बाद s दूरी तय करने के बाद उसकी जो वेग होती है वेलोसिटी v हो जाती है। करेक्ट। तो गति का जो प्रथम समीकरण हम लोग जानते हैं v बराबर u धन at होता है, इस समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और गति का जो दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at का वर्ग। a क्या है, त्वरण है, t समय है, u प्रारंभिक वेग, s क्या है, उसकी चली गई दूरी है। ये समीकरण नंबर 2 है।
तो ये जो समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण से हम क्या कर रहे हैं, देखें b बराबर u धन at, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें हम पक्षांतर कर रहे हैं, तो चूंकि हम लोगों को प्रूव यहाँ पर ये करना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर धन 2s, इसमें t की वैल्यू कहीं दिया नहीं है, तो यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 है उसमें से t के मान को उस समीकरण नंबर 2 में रखने का प्रयास करेंगे। अब समीकरण नंबर जो 1 है, देखें v बराबर u धन t, तो t के मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, v इधर ले जाएंगे तो u माइनस में हो जाएगा, v माइनस u बराबर 80 हो जाएगा, करेक्ट। अर्थात 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर a हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ t की वैल्यू हम निकाल लेंगे, t के मान को हम समीकरण नंबर इस 2 में रखेंगे, करेक्ट। इस t की वैल्यू पूरा आ गई है, v माइनस यू बटे, जहाँ जहाँ इसमें t नज़र आ रहा है वहाँ पर इस वैल्यू को हम पुटअप करते हैं और देखते हैं क्या मान आता है। देखें ये इक्वेशन है। अब u का वैल्यू वही रखेंगे, क्योंकि t के स्थान पर हमें ये वैल्यू रखना है, यहाँ इस t के स्थान पर वही वैल्यू रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर लगा है, इसलिए ऊपर नीचे यहाँ पर वर्क कर दे रहे हैं, करेक्ट, उसी इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ से a से a काट दीजिए, क्योंकि वर्ग था t स्क्वायर था, इसलिए नीचे का भी वर्ग हो जाएगा। a से a काट दीजिए और इसको वहीं उतार लें, और फिर यहाँ पर जो हाफ है नीचे हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस u का अंदर गुणा कर देते हैं और इसको a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसके अनुसार इसको विस्तारित कर देते हैं, करेक्ट। तो इतना आएगा। चूँकि सजाती देखें प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, a 2 स्क्वायर आ रहा है जब इसका अंदर गुणा कर रहे हैं, 2u भी माइनस 2u स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से इस सजाती को हम घटा लेते हैं, 2 स्क्वायर में से u स्क्वायर, यू भी और यू भी को प्लस माइनस के नाते यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, गुणा करने के बाद ये आया है, ठीक। यहाँ से यस बराबर माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटे 2a प्राप्त हुआ यहाँ से आपका। चूँकि यहाँ पर हमें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर धन 2s प्राप्त करना था, तो इसमें इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा इसमें जैसे ही करते हैं क्या हो जाएगा, 2as बराबर इतना हो जाएगा, एक का यहाँ बटे 1 लिख करके इसका तिर्यक गुणा करेंगे, यहीं आएगा, ठीक है। इसको पक्षांतर करेंगे क्या होगा, 2as, यहाँ से जो आपका यू स्क्वायर है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर वी स्क्वायर। अब इसको सिंपल से समीकरण में इस तरह से लिख लें, पहले वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as कर दें। इसी पक्ष को यहाँ पर हम दर्शा देते हैं, यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं, आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य की जो चाल भी है उसमें क्या संबंध होता है, क्या उसका सूत्र होता है, आवृत्ति का मात्रक पूछ रहा है। तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति तथा तरंग की चाल तीनों में जो संबंध होता है v बराबर n लैम्डा का होता है, v बराबर n इंटू लैम्डा, ये फार्मूला होता है जिसमें v प्रकाश की चाल है, n क्या है उसकी आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। और इसमें जो आवृत्ति n है इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हानिकारक परावैज्ञानिक विकिरणों को पृथ्वी तक आने से कौन सी परत रोकती है, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हानिकारक, जो कि यदि पृथ्वी पर डायरेक्टली आ जाए तो मानव को और वनस्पतियों को नष्ट कर देंगी, इतना वो हानिकारक होती हैं। इन हानिकारक किरणों को रोकने का जो काम करती है पृथ्वी से नियर अबाउट 10 to 8 किलोमीटर ओजोन परत होती है, और ओजोन परत इन हानिकारक किरणों को धरती तक आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है उसको बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 ग्राम मीथेन का STP पर आयतन क्या होगा। तो STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, माने मानक ताप दाब पर आयतन पूछ रहा है, 1.6 ग्राम CH4 का। तो जनरली हम CH4 का 1 मोल CH4 का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, तो मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1, चूंकि 4 लगा है तो 4 एकम 4, 12 4 16, तो 16 ग्राम CH4 का जो आयतन होगा, आयतन STP पर 22.4 लीटर माना जाता है STP पर, करेक्ट। तब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, चूँकि
16 ग्राम, ये हमने निकाला 16 ग्राम CH4 का STP पर आयतन 22.4 लीटर होता है, इसलिए 1 पर निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 1 पर कोई चीज़ बटे में हो जाती है, इसलिए हम लोगों से पूछ रहा है 1.6 ग्राम CH4, तो उसमें गुणा कर दिया जाएगा। 1.6 गुणित 22.4 बटे 16 से 16 काट देंगे, यहाँ पर 0.1 आएगा, यानी 0.1 गुणित 22.4 दोनों का गुणा करेंगे तो 2.24 लीटर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखें। तो गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होती है, हाफ mv², जबकि स्थिति ऊर्जा को ई से व्यक्त करते हैं, ई बराबर mgh होता है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण है और h उसकी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है 10th है, सामर्थ्य का मात्रक लिखें। तो सामर्थ्य का मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, P बराबर W/T होता है। 1 HP में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।